हेलो एवरीवन, आज हम परसेप्शन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चंस आगे आपको दिखेंगे ये सारे क्वेश्चंस इन सभी एग्ज़ामों पर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। इसका पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे करवाया है, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन के लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। और बाकी आगे के जो क्वेश्चंस हैं मैं इस पार्ट में कराऊंगी और उसके बाद हम किसी नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और जिसने भी अब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देगा, ताकि आपको जो भी क्लासेस हों उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने 20 तक के क्वेश्चंस कराए हैं, अभी 21 से क्वेश्चंस हैं कि इफ़ SDPR यानी S for supply, D for demand and P for price or the commodity, then the nature of equilibrium in the model given below। यानी कि अगर आपको सप्लाई दिया हो, डिमांड दिया हो और सप्लाई इक्वल टू डिमांड है और सप्लाई फंक्शन है P का और डिमांड भी फंक्शन है P का, और यहाँ पे फंक्शन ये F1 है और ये F2 है, तो हमें बताना है कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा होगा जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं पार्शियल एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमें अलग अलग फंक्शन हमारे अलग अलग है प्राइस के, इसीलिए इसको हम बोलेंगे पार्शियल या स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये दोनों कहलाएंगे। हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होता है, जो हमें इन ऊपर वाले इक्वेशन को देख के पता चल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम इस स्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसा होता है? रिटर्न टू ओरिजिनल इक्विलिब्रियम या मूव अवे फ्रॉम ओरिजिनल इक्विलिब्रियम या मे और मे नॉट रिटर्न टू ओरिजिनल इक्विलिब्रियम या ऑल आर फॉल्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब कहलाएगा जब रिटर्न टू ओरिजिनल इक्विलिब्रियम में हमारी चीज़ें आएंगी। अगर आपने वॉलरस का मॉडल पढ़ा होगा 3, जिसमें उन्होंने स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक उन्होंने अलग अलग सोल्यूशन के बारे में बताया है। तो कैसे इक्विलिब्रियम की तरफ हम आते हैं उसको हम बोलते हैं रिटर्न टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि पहले इक्विलिब्रियम में हमारा डिमांड एंड सप्लाई नहीं होता है, लेकिन हम बाद में आफ्टर प्राइस फ्लोरिंग अगर गवर्नमेंट करती है तो उसके बाद हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाते हैं। तो यानी कि रिटर्न टू ओरिजिनल इक्विलिब्रियम जब हम आते हैं उसको हम इक्विलिब्रियम इन स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डिटरमाइन, यानी कि अगर इक्विलिब्रियम एनालिसिस हम देखते हैं तो एक हम पार्शियल पढ़ते हैं और एक जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, और इसी जनरल इक्विलिब्रियम में 3 सोल्यूशन की बात वॉलरस करते हैं। एक तो क्या हम इक्विलिब्रियम सोल्यूशन पा सकते हैं, कैसे पा सकते हैं और क्या इसका यूनिक है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या डिटरमाइन करता है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा है। क्या ये प्राइस एंड क्वांटिटीज सभी मार्केट में साइमल्टेनियसली बताता है, या व्यू प्राइस एंड क्वांटिटी इन ऑल मार्केट साइमल्टेनियसली एंड क्लियरली टेक्स द फीडबैक इनटू अकाउंट, या सिर्फ फीडबैक इफेक्ट को बताता है या प्राइस बताता है सभी मार्केट में। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जनरल इक्विलिब्रियम के टर्म में ये होगा कि ये प्राइस और क्वांटिटी सभी मार्केट का एक साथ बताता है, जबकि पार्शियल इक्विलिब्रियम में हम सिर्फ कुछ ही चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, सभी मार्केट के बारे में हम नहीं बताते हैं। और यहाँ पे क्लियरली हमें फीडबैक भी देखने को मिलता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किसने दिया है, अगर इसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊं तो प्रोफेसर लियोन वॉलरस ने दिया है, और उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए हैं जनरल इक्विलिब्रियम के लिए, जैसे कि जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के अंदर हम पूरी होल इकोनॉमी के बारे में साइमल्टेनियसली अलग अलग मार्केट के बारे में हम सारी चीज़ें एक साथ पढ़ते हैं। उसके साथ साथ ये परफेक्ट कंपटीशन पे बेस्ड होता है इनका ये जो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, और 2x2x2 मॉडल पे ये काम करता है, यानी कि 2 गुड्स होंगे, 2 लेबर होंगे और 2 कैपिटल होंगे।
साथ ही साथ जितने भी प्राइस हैं या फीडबैक, जितने भी वॉल्यूम फीडबैक हैं हर एक मार्केट के, वो साइमल्टेनियसली और क्लियरली हमें देखने को मिलता है। और इसका लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इक्विलिब्रियम हमें अननोन वेरिएबल्स या नंबर ऑफ नोन इक्वेशन जितने भी होते हैं हमें सब एक साथ देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमारा कंडीशन है जनरल इक्विलिब्रियम का। और अगर हम एक इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें तो हम इस तरीके से बना सकते हैं इनका इक्विलिब्रियम स्टेट, जहाँ पे हमारा प्राइस लेवल क्वांटिटी ऑफ गुड्स के, यहाँ पे हमारा प्राइस लेवल होगा और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ गुड्स होगी एक्स एक्सिस पे, और ये हमारा ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व है और ये एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है, और जहाँ ये एक दूसरे को मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये तो हमारा था जनरल इक्विलिब्रियम के टर्म्स में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन डायग्राम 1 and 2। अब यहाँ पे डायग्राम दिया नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ कि क्या डायग्राम एक्चुअली में था इसका। ये हमारा 1 है, फर्स्ट डायग्राम है जिसमें हमारा सप्लाई ऐसे है और डिमांड हमारा ऐसे है, ये S है और ये D है और ये पॉइंट E है। उसके बाद ये हमारा प्राइस है Y एक्सिस पे और डिमांड और सप्लाई हमारा X एक्सिस पे है। ये डायग्राम 1 है और डायग्राम 2 आपका इस तरीके से है। यहाँ पे X एक्सिस, यहाँ पे Y एक्सिस, ये प्राइस है और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, और इस बार डिमांड आपका इस तरह से है और सप्लाई आपका इस तरह से है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली लाइन डिमांड बताती है जबकि ये वाली लाइन सप्लाई यहाँ पे बता रही है। अब इन दोनों डायग्राम को देख के आप, ये जो D है डिमांड कर्व है और जो S है सप्लाई कर्व है। अब पॉइंट E और ये पॉइंट यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम का है इसको हम F नाम दे देते हैं। इन दोनों में इक्विलिब्रियम पॉइंट्स में हमें बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कि बोथ E एंड F आर पॉइंट्स ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या दोनों पॉइंट्स हमारे स्टेबल इक्विलिब्रियम के हैं? ये हमें डिसाइड करना है कि कौन सा स्टेबल होगा। दूसरा आपका ऑप्शन है कि बोथ E एंड F पॉइंट्स आर टेम्परेरी इक्विलिब्रियम, यानी कि टेम्परेरीली इक्विलिब्रियम में है। तीसरा है हमारा इक्विलिब्रियम इज परमानेंट एट पॉइंट E एंड टेम्परेरी एट पॉइंट F। एंड लास्ट ऑप्शन दिया है इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E इज टेम्परेरी एंड एट पॉइंट F इज़ परमानेंट। तो अगर हम बात करें हमारे फिगर 1 की, तो फिगर 1 में डिमांड हमारा सप्लाई ऐसे है और डिमांड ऊपर साइड से आ रहा है, सप्लाई का कर्व नीचे साइड से है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे E पॉइंट पे हमारा जो इक्विलिब्रियम बना है ये टेम्परेरी बना है, क्योंकि नॉर्मली डिमांड का कर्व कैसा होता है हमारा ऐसे नीचे झुका हुआ होता है और सप्लाई कर्व हमारा ऊपर की तरफ होता है। तो ये हमारा परमानेंट इक्विलिब्रियम को दिखाता है, जबकि ये फिगर हमारा सिर्फ टेम्परेरी इक्विलिब्रियम को दिखाता है। यह इसको हम परमानेंट इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे। तो हमारा फिगर 1 जहाँ पे पॉइंट E है इक्विलिब्रियम में वो टेम्परेरी है, जबकि जो हमारा फिगर 2 है जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट F है ये परमानेंट है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई इसी तरीके से हम बनाते हैं। डिमांड नीचे की तरफ होता है और सप्लाई ऊपर की तरफ होता है, और ये क्यों होता है आप सबको पता होगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट है ये ऑप्शन हमारा D एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू जनरल इक्विलिब्रियम। तो जनरल इक्विलिब्रियम में 3 तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। एक तो प्रॉब्लम है एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम और यूनिकनेस प्रॉब्लम। ये 3 तरह की प्रॉब्लम हम जनरल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। तो देखते हैं एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम तो है, स्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम यूनिकनेस पढ़ते हैं। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्योंकि हमें नॉट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द एरो-डेबरू मॉडल ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चन हमारा UGC नेट 2016 का क्वेश्चन है। तो हमें बताना है कि एरो-डेबरू मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल है। तो गुड्स आर आइडेंटिफाइड वेयर दे आर टू बी गिवन,
नेक्स्ट है हमारा गुड्स आर आइडेंटिफाइड व्हेन दे आर टू बी डिलीवर्ड, या बोथ ए एंड बी। तो अगर हम एरो डेब्रू मॉडल की बात करें जनरल इक्विलिब्रियम की, तो वो कहते हैं कि गुड्स जो है वो इनडिफाइंड है, जहाँ पे जो सेट ऑफ प्राइस है एग्रीगेट सप्लाई की वो इक्वल होंगे डिमांड, वो भी हर एक कमोडिटी के लिए इकोनॉमी में। तो इसलिए गुड्स आर आइडेंटिफाइड वेयर दे आर टू बी गिवन। तो टू बी गिवन ज़्यादा करेक्ट है अकॉर्डिंग टू एरो डेब्रू मॉडल ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज यूज्ड इन वॉलरस जनरल इक्विलिब्रियम। तो वॉलरस जनरल इक्विलिब्रियम में क्या यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हम वॉलरस जनरल इक्विलिब्रियम में यूज़ करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, क्योंकि यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली हर एक मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, तो इसलिए हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल का ही यूज़ करते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल होते क्या है, इसको मैंने इकोनोमेट्रिक्स के अपने प्लेलिस्ट में पढ़ाया है। अगर किसी को इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना हो तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनरल इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द सिचुएशन इन विच ऑल economic unit maximize their objective function and at the same time all the price remains in equilibrium and equilibrium is reached in all the market. This statement is, अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें कि जनरल इक्विलिब्रियम हमें एक सिचुएशन बताता है जहाँ पे हर एक इकोनॉमिक यूनिट अपने ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और वो भी सेम प्राइस पे, जहाँ पे हर एक वो मार्केट में हर एक मार्केट में वो इक्विलिब्रियम पे रीच करना चाहते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है जो जनरल इक्विलिब्रियम में वॉलरस ने समझाया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द कॉब-वेब मॉडल under what condition will the state of stable equilibrium be attained। तो कॉब-वेब मॉडल में किस स्टेज में हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। तो उस टाइम स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें कब अटेंड होता है, जब जब एक्सेस डिमांड हमारा इलास्टिसिटी ज़्यादा इक्वल हो दोनों के, या एक्सेस डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा हो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, या एक्सेस सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर हो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, या एक्सेस सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर हो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। तो हम अगर इसकी बात करें तो कॉब-वेब मॉडल में हमें अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे जो डिमांड साइड है, एक्सेस डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये ज़्यादा होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, क्योंकि कॉब-वेब मॉडल को हम डायनेमिक स्टेबिलिटी एंड लैग्ड एडजस्टमेंट मॉडल भी कहते हैं, और ये एक सिंपलेस्ट मॉडल है हमारे इकोनॉमिक डायनेमिक्स का, और जहाँ पे इक्विलिब्रियम तब रीच आउट होता है जब हम ओवर टाइम डिमांड और सप्लाई और उसके प्राइस के बीच में चेंजेस और उसके इक्विलिब्रियम के बीच में चेंजेस को हम देखते हैं। क्योंकि जब हम कॉब-वेब मॉडल को पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग तरह के स्टैटिक मॉडल, डायनेमिक मॉडल, स्टेबल मॉडल ये देखने को मिलते हैं, और ये बेस्ड होता है डिमांड और सप्लाई के चेंजेस की वजह से कि किस तरह से इक्विलिब्रियम से वो चेंज हो रहे हैं, उसके बेस्ड पे हम बताते हैं कि किस तरह का इक्विलिब्रियम हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मार्केट इक्विलिब्रियम इज शोन इन बिलो। तो मार्केट इक्विलिब्रियम हमें इस फिगर से शो हो रहा है, और इस फिगर में हमारा वाई एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे प्राइस दिया है, और ये जब एक दूसरे को यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम पे कट कर रहे हैं, तो ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम है ये किसने दिया है ऐसा इक्विलिब्रियम, तो ऐसा इक्विलिब्रियम हमें वॉलरस ने दिया है अपने जनरल इक्विलिब्रियम में, और जिसमें वॉलरस कहते हैं कि जो जनरल इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इन नेचर होता है। स्टेबल इन नेचर ये यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे ये सप्लाई है, तो ये स्टेबल इन नेचर को बताता है। वॉलरस ने 3 तरह की चीज़ों को बताया था, एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम और यूनिकनेस प्रॉब्लम। तो ये स्टेबल एक इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिल रहा है, और जो कि वॉलरस का एक कंडीशन है जनरल इक्विलिब्रियम में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये
इसका मतलब ये है कि हर एक कंज्यूमर जो है अपने इनकम को इस तरह से यूज़ कर रहा है जिसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन फर्स्ट साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी वाज सबमिटेड। तो फर्स्ट साइंटिफिक एनालिसिस जनरल इक्विलिब्रियम की किया था लियोन वॉलरस ने। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसके क्वेश्चंस को 2 पार्ट में करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज नोन एज फाउंडर ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के तो हमारे वॉलरस हैं, जबकि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के जो फाउंडर हैं उनका नाम है एल्फ्रेड मार्शल। तो एल्फ्रेड मार्शल ने जो पार्शियल इक्विलिब्रियम है उसको बताया था इस तरीके से कि डिमांड जो है वो फंक्शन है प्राइस एक्स का, और बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होगी। और मार्शल ने ये पार्शियल इक्विलिब्रियम को बताया था जिसमें उन्होंने जो मार्केट है वो मार्केट की किसी एक कमोडिटी के बारे में उन्होंने ज़्यादा डिस्कस किया था, बाकी चीज़ों को उन्होंने कांस्टेंट माना था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जबकि बाद में वॉलरस ने जनरल इक्विलिब्रियम यानी कि हर एक मार्केट को उन्होंने अपने मॉडल में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सफिक्स ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम आर रिलेटेड टू। तो जनरल इक्विलिब्रियम एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम किससे रिलेट करते हैं? तो जनरल इक्विलिब्रियम वॉलरस से रिलेट करता है और पार्शियल इक्विलिब्रियम अभी बताया मार्शल से रिलेट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब कीन्स अप्रोच इन प्रेजेंटिंग इनकम थ्योरी। तो कीन्स ने जब अपना इनकम थ्योरी प्रेजेंट किया था तो उसमें उनका क्या अप्रोच था? ये यूपीएससी इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई यूपीएससी में पूछा गया है, कोई एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, कोई यूपी पीजीटी में पूछा गया है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब कीन्स का अप्रोच किस तरह से है इनकम थ्योरी में, किस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है? तो कीन्स का जो इनकम थ्योरी में अपना अप्रोच था वो था कंपैरेटिव स्टैटिक अप्रोच था। और कंपैरेटिव स्टैटिक अप्रोच क्या होता है? इस अप्रोच में इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट ये सब कुछ डिटरमाइन होता है, जो डिमांड और सप्लाई है उनकी एग्रीगेट इंटरेक्शन पे ये सब कुछ डिटरमाइन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस्ड डेवलपमेंट मीन्स। तो बैलेंस डेवलपमेंट हम कब बोलेंगे कि हमारे इकोनॉमी में बैलेंस डेवलपमेंट हो रहा है? तो बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ग्रोथ टेक प्लेस इक्वली इन अ डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि जब इक्वली ग्रोथ हर एक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में हो उसको हम बोलते हैं बैलेंस डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा पहले ही आंसर करेक्ट लग रहा है, जबकि हम बात के देखें कि हैव द सेम ग्रोथ रेट, तो सेम ग्रोथ रेट हम नहीं देखते हैं, जबकि हम इक्वली हर एक प्लेस पे ग्रोथ देखते हैं, तो उसको ये ज़्यादा हमारा करेक्ट है। और अगर हम थर्ड वाला देखें कि देयर इज़ एन इक्वल इंक्रीज इन द रिसोर्स एलोकेशन टू द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, तो इक्वल एलोकेशन की बात नहीं होती क्योंकि डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, बैलेंस डेवलपमेंट की। हमें यहाँ पे रिसोर्स का एलोकेशन नहीं करना है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज मोर करेक्ट दैन अनदर ऑप्शन। अगर बैलेंस ग्रोथ की बात करें तो उसको किसने दिया था? तो बैलेंस ग्रोथ को सपोर्ट किया था एडम स्मिथ ने, नर्क्स ने, लिस्ट ने, रोडन ने, लेविस ने, सीटोवस्की, एलन यंग, और ये सारे लोगों ने बैलेंस डेवलपमेंट को सपोर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू पीगू एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज। तो पीगू के अनुसार स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल क्या होगा? तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पीजीटी का ये क्वेश्चन है। तो पीगू के हिसाब से स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? लेड एग, सिंगल एंड एग, या हैवी शिप, तो या ऑल ऑफ द एबव। तो अकॉर्डिंग टू पीगू स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो है हैवी शिप। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हैवी शिप है? तो पीगू ने स्टेट ऑफ स्टेबल कंडीशन बताया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो जो इमीडिएट फोर्स है वो एक्टिव हो जाता है उस डिस्टर्बेंस को इनिशियल स्टेट में रीस्टोर करने के लिए। जैसे कि एक हैवी बोट
किस तरह से सरफेस पे रहती है स्टेबल पोजीशन में, उसी तरह से ये भी स्टेबल पोजीशन में आ जाती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जबकि अगर हम एग की बात करें तो वो दोनों साइड्स में वो न्यूट्रल स्टेट में रहती है, वो स्टेबल स्टेट में नहीं रहती है। जबकि जो एग स्टैंडिंग है वो लेड एग जो है ये अनस्टेबल स्टेट में रहता है, ये न्यूट्रल रहता है और ये हमारा स्टेबल स्टेट में रहता है। तो अगर कभी इन फ्यूचर आपसे पूछे अनस्टेबल का कंडीशन, तो ये जो हमारा फर्स्ट है लेइंग एग, ये हमारा अनस्टेबल का कंडीशन है। जबकि न्यूट्रल का कंडीशन क्या है, सिंगल एंड एग, तो ये न्यूट्रल का कंडीशन है। और जबकि ये वाला हमारा स्टेबल का कंडीशन है पीगू के अकॉर्डिंग। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा, आगे पे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इकोनॉमिक्स द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी फॉर्म हैज़ बीन प्रपाउंडेड। तो इकोनॉमिक्स में इक्विटी फॉर्म के बारे में किस इकोनॉमिक्स ने प्रपाउंड किया है, इसके बारे में बताया है, तो वो है पीगू। तो पीगू ने इक्विटी फॉर्म के बारे में बताया है। अब इक्विटी फॉर्म होता क्या है, तो पीगू ने क्रिटिसाइज किया है मार्शल के रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म को। तो एक चीज़ यहाँ पे और भी आ गई कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म के बारे में किसने बताया है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म इज गिवन बाय मार्शल, और इसी को क्रिटिसाइज किया है पीगू ने, और इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है इक्विटी फॉर्म या इक्विलिब्रियम फॉर्म का। और पीगू के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर इक्विटी के स्टेट में होती है तो ये ऐसा हो सकता है कि कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फर्म है वो एक्सपेंड करेंगी या कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ फर्म कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ये दोनों चीज़ें बताया था और उन्होंने एक कंबाइन इफेक्ट दिया था और प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन भी बताया था कि ये इक्वल होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बताया था। साथ ही साथ पीगू और मेहता, इन दोनों ने ऑप्टिमम फॉर्म के कंसेप्ट को भी क्रिटिसाइज किया है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो इक्विलिब्रियम क्या है, इट इज फॉर्म स्टेट टू चेंज लेसनेस। यस, ये होता है। सिचुएशन व्हेन द कंज्यूमर गेट मैक्सिमम यूनिट, यस, एंड द सिचुएशन व्हेन प्रोड्यूसर टेक्स प्लेस एट अ मिनिमम कॉस्ट। तो ये सब इक्विलिब्रियम के कंडीशन है। जैसे कि अगर किसी भी प्रोड्यूसर को कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम कॉस्ट देना पड़ रहा है, यानी कि वो अपने इक्विलिब्रियम लेवल में है, या कोई कंज्यूमर मैक्सिमम यूनिट को वो कर रहा है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द मार्शल एंड वॉलरस एंड मार्क्स एंड द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। तो मार्शल एंड वॉलरस के कंसेप्ट को कंपेयर करना है और एक अप्रोप्रिएट हमें स्टेटमेंट को बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, व्हाट मार्शल कंसीडर टू बी ए स्टेबल बैलेंस, वॉलरस कॉल्स इट एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मार्शल ने किसको स्टेबल कहा है, किसको अनस्टेबल कहा है, तो ये मार्शल ने स्टेबल बैलेंस को कंसीडर किया है, जबकि वॉलरस ने क्या बोला है, उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या है, मार्शल एंड वॉलरस एनालाइज ऑन डिफरेंट बेसिस। तो नहीं, डिफरेंट बेसिस पे तो इन्होंने नहीं एनालाइज किया था, उन्होंने सेम ही बेसिस पे एनालाइज किया था। बस अंतर इतना था कि मार्शल ने पार्शियल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था और वॉलरस ने जनरल इक्विलिब्रियम के बताया था। नेक्स्ट है, मार्शल एनालिसिस इज साइंटिफिक एंड वॉलरस इज अनसाइंटिफिक। ये तो बिल्कुल गलत है। वॉलरस एनालिसिस इज साइंटिफिक, मार्शल इज अनसाइंटिफिक। ये दोनों गलत है, क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी जगह पे साइंटिफिकली प्रूव कर रहे थे चीज़ों को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ज़्यादा करेक्ट है, इसलिए ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व इज डिटरमाइंड। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है डिमांड एंड सप्लाई का, वहाँ पे इक्विलिब्रियम हमारा इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑल। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच इज कॉल्ड। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच को हम मार्शलियन अप्रोच भी कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर पी हमारा करेक्ट है। और नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, परसेप्शन ऑफ इक्विलिब्रियम टॉपिक से रिलेटेड आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज लेस देन स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व देन द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी। इसका मतलब है हमें स्लोप के अकॉर्डिंग बनाना है कि डिमांड का स्लोप कम है देन सप्लाई के,
तो ये डिमांड है और ये सप्लाई है। स्लोप की बात हो रही है, स्लोप मतलब जो ज़्यादा खड़ा जैसा हो, तो डिमांड कम खड़ा है और ये ज़्यादा है, तो इस तब इक्विलिब्रियम कैसा होगा, तो तब हमारा इक्विलिब्रियम हम उसको बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम है। और अगर यही उल्टा होता, यहाँ पे डिमांड होता, यहाँ पे सप्लाई होता, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी इक्विलिब्रियम। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों। इसके बाद जो टॉपिक मैं चूज़ करूँगी जिसके ऊपर क्वेश्चन कराने की, उसका नाम है डिमांड एनालिसिस। तो डिमांड एनालिसिस के बेस्ड मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी जो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर भी होंगे और साथ ही में सिर्फ डिमांड एनालिसिस से रिलेटेड होंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आप टॉपिक वाइज MCQ आपको एक ही जगह मिल पाएगा और आप उसको कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको बेनिफिट मिल सके इस वीडियो का, और मुझे भी इंकरेजमेंट मिले ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।